नमस्कार दोस्तों, इंडिया एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनीता और रोज की तरह मैं लेकर आई हूं पूरे दिन भर की 5 बड़ी खबरें। हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों का जो संकट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। इसके साथ ही हम लगातार पिछले कई दिनों से देखते आए हैं कि गुजरात में बड़ी तादाद में मजदूर लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन अब मजदूर गुजरात के बाहर भी यानी कि पंजाब और राजस्थान में भी वहां से भी लगातार मजदूरों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। वहां पर काम शुरू हो गया है और मजदूरों का ये कहना है कि उनको वेतन समय पर नहीं मिल रहा है या कम वेतन मिल रहा है, तो इस तरह से उनका संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका खारिज कर दी मजदूरों से जुड़ी, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। और साथ ही बात करेंगे लॉकडाउन 4 को लेकर। लॉकडाउन अब ये तय है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा आज या कल, किसी भी वक्त लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी जाएंगी। उससे पहले सभी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत सारे राज्यों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं, अलग अलग बातें कही हैं। किस राज्य में क्या छूट मिल सकती है ये मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही उन राज्यों के बारे में भी बताऊंगी जिन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया जाए। यानी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की छूट मिल सकती है। और इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना वायरस पर देश और दुनिया के आंकड़े क्या कहते हैं। और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो आर्थिक पैकेज है, राहत पैकेज है, उसकी तीसरी किश्त के बारे में जानकारी दी। किसानों और खेती किसानी से जुड़ी वो थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको ज्यादा जानकारी दूंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे इसी बड़ी खबर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी तीसरी किश्त को आज उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई जो राहत है उसके बारे में विस्तार से बताया। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 11 राहत की बात कही है। 11 ऐसे कदम हैं जिनके जरिए खेती किसानी में राहत दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव लाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा और इसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा। तो सबसे पहली राहत यह है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें बदलाव किया जाएगा। दूसरी राहत यह है कि जो पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इस फंड का इस्तेमाल पशुपालन से जुड़ी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। तीसरी बड़ी चीज है पशुओं के टीकाकरण के लिए, और 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाई जाएगी और ये होगी 13,343 करोड़ की। तो पशुपालन के लिए भी है। इसके साथ ही 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फायदों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भी लाई जाएगी। 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी ऐलान किया है और इसके तहत कृषि ढांचे को मजबूती देने का एक तरीके से दावा किया जा रहा है कि मजबूती देने के लिए ये फंड दिया जाएगा। इससे किसानों को उत्पादन से लेकर अन्य कामों में भी मदद मिलेगी। साथ ही जो सब्जी उत्पादक हैं उनको भंडारण के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। मछली पालन के लिए भी आज बड़ा ऐलान किया गया। सरकार का ये दावा है, ये लक्ष्य रखा गया है कि 70 लाख टन मछली उत्पादन किया जाए और इसके साथ ही 70 लाख टन मछली उत्पादन होगा और जो फंड मैं आपको बताऊंगी उससे 55 लाख रोजगार पैदा होगा मत्स्य पालन में। तो 1 लाख करोड़ रुपए का मछली निर्यात किया जाएगा और मछुआरों और नाविकों का बीमा कराया जाएगा। तो मछली पालन के लिए भी बड़ी योजना आज की गई। इसके साथ ही टमाटर, प्याज, आलू के लिए जो ऑपरेशन ग्रीन्स बनाया गया है वो अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। इसे टॉप टू टोटल योजना कहा जाएगा जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की आज घोषणा की गई। हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये लक्ष्य रखा गया है कि 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा। हर्बल खेती
की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और किसानों की आय बढ़ाने का जो मोदी सरकार का हमेशा से एक वादा रहता है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो आज फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात दोहराई और कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो ये 11 बड़ी कदम हैं जो मैंने आपको बताया, जो आज खेती किसानी से जुड़े एक राहत पैकेज का जो ऐलान किया गया, अलग अलग, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो या वो पशुपालन हो या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह बढ़ावा देना है, इन सब के लिए आज ऐलान किया गया। सुमित लिख रहे हैं कुछ छूट मिलेगी या नहीं लॉकडाउन 4 के लिए। सुमित, लॉकडाउन इसकी अगली खबर में मैं आपको बताऊंगी, उससे जुड़ी जो भी जानकारी है लॉकडाउन 4 से जुड़ी वो मैं आपको बताऊंगी। तो निर्मला सीतारमण आज लगातार तीसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तीसरी किश्त उन्होंने बताई थी। इससे पहले बुधवार को वो एमएसएमई उद्यमियों, साथ ही रियल एस्टेट और नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्होंने सौगात दी थी और गुरुवार को यानी कि कल उन्होंने छोटे दुकानदारों, किसानों, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी घोषणाएं की थी। तो वो लगातार कह रही थी कि मैं आने वाले कुछ दिनों में लगातार मीडिया के सामने आऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि हम किस सेक्टर को कितनी राहत दे रहे हैं। तो अभी तक जो जितनी राहत दी गई है उसमें खेती किसानी को लिया गया है, प्रवासी मजदूरों को लिया गया है, एमएसएमई, रियल एस्टेट, नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उनका संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, 50 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन को लागू हुए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रवासी मजदूरों का संकट खत्म नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में यानी कि हजारों की तादाद में मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, या फिर हजारों की तादाद में मजदूर अभी भी वो हैं जो पैदल पलायन कर रहे हैं या साइकिल के जरिए आधे रास्तों तक पहुंच गए हैं और अब उनको आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। हम लगातार आपके सामने मजदूरों की रिपोर्ट लेते आ रहे हैं कि किस तरह मजदूर दम तोड़ रहे हैं, सड़क हादसों में उनकी मौत हो रही है, भूख से मौत हो रही है, प्यास से मौत हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे शहरों में अब फैक्ट्री और उद्योगों में काम शुरू हो गया है। तो हमने देखा कि पंजाब और राजस्थान से कल इन 2 स्टेट्स में प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई और पंजाब के संगरूर में सैलरी ना मिलने और जबरन काम कराने का आरोप लगाया है मजदूरों ने और उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और साथ ही मिल के अंदर जो उन्हें राशन दिया जा रहा है उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। इसे लेकर मजदूरों ने 4 दिन पहले भी वहां प्रोटेस्ट किया था, लेकिन तब भी उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था और इसके बाद उन्होंने कल फिर से प्रोटेस्ट किया। राजस्थान के अलवर में भी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया और उनका दावा था कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है और वहां पर उन्होंने इतना प्रदर्शन किया कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और मुकदमा भी दर्ज करने की धमकी वहां पुलिस ने दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी सैलरी रोकने के बाद मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर दूसरे राज्यों में भी मजदूर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुजरात से भी हम लगातार इस तरह की खबरें करते आए हैं कि जो मजदूरों की सैलरी है उनका वेतन रोक लिया जा रहा है। पहले ही उनके पास रोजी रोटी का संकट बरकरार है और दूसरी तरफ अब जब काम शुरू हुआ है, कुछ इंडस्ट्रीज में काम शुरू हुआ है, तो वहां पर मजदूरों से ज्यादा घंटे काम कराया जा रहा है और उसकी तुलना में उनको सैलरी उतनी नहीं मिल पा रही है। कई महीनों से उनका वेतन लंबित है। तो मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। आज कर्नाटक के मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया और वो ये कह रहे थे कि हमें घर जाने दिया जाए, झारखंड सरकार इसके लिए ट्रेन चलाने की अनुमति दे। तो वहां पर जो मजदूर फंसे हुए थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। टाउन हॉल के बाहर सैकड़ों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए और उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके गृह राज्य झारखंड भेजा जाए। मजदूरों ने कहा कि वो लॉकडाउन के चलते यहाँ फंस गए हैं और अब झारखंड सरकार उन्हें यहाँ से निकालने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था करे। आज रेलवे लाइन और सड़क पर चल रहे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को रोकने और उन्हें शेल्टर होम में रखने के निर्देश देने वाली याचिका को
खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मजदूर पैदल चल रहे हैं या वो रेल लाइन पर चल रहे हैं, सड़क पर पैदल चल रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे रोकें? हम उन्हें नहीं रोक सकते। अगर उनके लिए कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो राज्य सरकारों को करनी होगी। कोर्ट अपनी तरफ से कोई या उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है और ना ही उन्हें रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों पर है कि वो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, कमेंट में एक बार देख लेती हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई करनी है वो राज्य सरकारों को करनी है। उसके बाद मधु पूछ रही हैं क्या रिलीफ मिलेगा लॉकडाउन में? मैं इसकी जानकारी दूंगी। इसकी अगली खबर लॉकडाउन ही है। मजदूरों को अंगूठा मिलेगा और 12 घंटे, बिल्कुल मजदूरों पर लगातार बहुत सारे दर्शक हमारे मजदूरों पर कमेंट कर रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों का संकट लॉकडाउन के 50 दिनों के बाद भी लगातार बना हुआ है। और जो भी लोग लॉकडाउन 4 को लेकर मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रवासी मजदूरों की खबर के बाद मैं लॉकडाउन 4 के बारे में ही बताऊंगी। हालांकि अभी तक गाइडलाइंस नहीं जारी की गई हैं, कभी भी गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं, यानी आज रात या कल कभी भी किसी भी वक्त गाइडलाइंस आ सकती हैं लॉकडाउन 4 की। लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूंगी किस तरह की छूट मिल सकती है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या प्रवासियों को सड़क पर चलने से रोकने का कोई तरीका है, और इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय परिवहन हम प्रदान कर रहे हैं, यानी अंतरराज्यीय परिवहन की सुविधा जो है वो मजदूरों को दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन लोगों में गुस्सा है, अगर वो लोग सड़कों पर चलना चाहते हैं, रेल लाइन पर चलना चाहते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यानी कि केंद्र सरकार ये कह रही है, सरकार की तरफ से जो पेश हुए सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी तरफ से मजदूरों के लिए जो परिवहन की व्यवस्था करनी थी वो हमने कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो गुस्से में हैं और वो लोग सड़क किनारे अभी भी पैदल चल रहे हैं और इसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम भी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कदम उठाने हैं वो राज्य सरकारों को उठाने होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई तब हो रही है जब लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो सड़क दुर्घटनाएं हो या रेल दुर्घटनाएं हो, बड़ी तादाद में मजदूरों की मौत हो रही है। कल शाम से लेके आज सुबह तक उत्तर प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 95 लोग घायल हो गए। और ये अलग अलग सड़क हादसे हुए बहराइच, महोबा, जलौन और बाराबंकी, यहां पर सड़क हादसे हुए और इनमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, केंद्र सरकार कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ एक वर्ग को उठाना पड़ रहा है और वो है मजदूर वर्ग, जिनकी जान पर भी अब खतरा मंडराने लगा है और लगातार हादसों की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और अब लॉकडाउन 4 से जुड़ी जो भी लोग मुझसे लगातार सवाल कर रहे थे लॉकडाउन 4 के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है, 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये संकेत दे चुके हैं कि लॉकडाउन अब आगे बढ़ेगा, यानी लॉकडाउन 4 शुरू होगा 18 मई से। तो लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी राहत अगर हम देखें तो वो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन में मिलती हुई दिख रही है। ये माना जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाएगा। हालांकि वहां पर ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। अगर बसें चालू की जाएंगी तो बसों में एक सीट छोड़कर बैठना होगा, यानी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना जरूरी होगा। ये माना जा रहा है कि हवाई सेवाएं और बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर, और कैब और टैक्सी सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं। उनमें सवारियों की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी छूट ये है कि राज्य अब ये तय करेंगे कि कौन से एरिया हॉटस्पॉट में आएंगे और किन इलाकों में छूट दी जा सकती है। तो ये अनुमति अब राज्य सरकारों को मिल जाएगी, जिसके आधार पर राज्य सरकारें तय करेंगे कि किन इलाकों में आर्थिक गतिविधियां खोलनी है, किन इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलना है या नहीं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। सरकार, जैसा कि हम लगातार बताते आए हैं, अगले हफ्ते से जो घरेलू हवाई उड़ानें हैं उनको भी शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। मजदूरों को शौक नहीं है, मजदूरों से रिलेटेड लगातार कमेंट्स आ रहे हैं।
सिर्फ मजदूरों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है, और भी लोग हैं। मजदूरों का एहतशाम लिख रहे हैं कि मजदूरों को ही नहीं, बाकी जनता को भी, आम लोगों को भी लॉकडाउन से नुकसान हो रहा है और उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर मोदी सरकार पर लगातार ये सवाल उठते आए हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया, यानी जिस तरीके से 25 मार्च को लॉकडाउन लागू किया गया, वो बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था और कहीं ना कहीं एक प्लानिंग, जिसे हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग की कमी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से साफ दिखाई दी। या तो सरकार को ये पता नहीं था कि इतना बड़ा संकट आने वाला है, चाहे वो मजदूरों का संकट हो या वो आम लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे। अभी भी बड़ी संख्या में आम लोग फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में। तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की कमी जो है वो साफ नजर आई, और शायद उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4 से 5 बैठकें कर चुके हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, और इसीलिए शायद अब ये राज्यों को दिया जाएगा ये अधिकार कि वो तय करें कि लॉकडाउन में किस तरह की छूट दी जाए और किस तरह लॉकडाउन के संकट से निपटा जाए। इसके लिए अब राज्य सरकार जो है उनको अनुमति दी जाएगी। तो राज्य सरकारों के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि 12 मई को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव दिए थे लॉकडाउन को लेकर। फिलहाल गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देश तय कर रहे हैं। ये संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि राज्यों को हॉटस्पॉट चिन्हित करने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि अभी तक देश में जितने भी जिले हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन उसको लेकर भी राज्य सरकारों के बीच में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक तनातनी देखी गई, एक मिसकम्युनिकेशन देखा गया। राज्य सरकारों ने कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संक्रमण उतना नहीं है, लेकिन आपने उसको रेड जोन में कर दिया। तो कई राज्य सरकारों ने यह भी चिंता जताई कि बड़ी तादाद में मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो ऐसे में हम जोन कैसे डिसाइड करें। ऐसे में हो सकता है कि जो ऑरेंज जोन है या दूसरे जोन है वो भी रेड जोन में तब्दील हो जाए। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से राज्य किस किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। केरल सरकार जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब मेट्रो, बसें, घरेलू हवाई सेवा, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को फिर से शुरू करने वाली है। इसके संकेत केरल सरकार ने दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार से पीली टैक्सियों की शुरुआत हो सकती है। पश्चिम बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के सचिव बीमल गुहा ने इसकी जानकारी दी, और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किराए में 30% की बढ़ोतरी की जाएगी, और ये माना जा रहा है कि सोमवार से वहां पर पीली टैक्सियां जो है वो चालू हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 18 मई से विभिन्न स्थानों के लिए, यानी कि राज्य परिवहन की बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। 18 मई से अरुणाचल प्रदेश में जो वहां की बसें हैं वो चालू हो जाएंगी। तमिलनाडु में सभी सरकारी जो कार्यालय हैं वो 18 मई से काम शुरू कर देंगे। दफ्तर जो हैं वो खुल जाएंगे और 18 मई से सभी सरकारी कार्यालयों में लोग जा सकेंगे, लेकिन वहां पर आधे कार्यबल के साथ काम किया जाएगा। कर्नाटक सरकार भी ढील देने की तैयारी कर रही है और कर्नाटक में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट्स, जिम, गोल्फ कोर्स खुल सकते हैं और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में गहलोत सरकार जो है वो फुटपाती दुकानदारों को अपना की छूट देने के साथ ही उनको आर्थिक मदद देने पर भी विचार कर रही है। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले तक रोडवेज बसों को चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में रोडवेज बसों का जो संचालन है वो भी 18 मई से शुरू हो जाएगा, और साथ ही राजधानी जयपुर में जो लो फ्लोर बसेस हैं उनको भी चलाने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए और जो सार्वजनिक परिवहन खोलने की बात हो रही है उसे ना खोला जाए, यानी कि ना ट्रेन चलाई जाए, ना हवाई सेवा शुरू की जाए, ना बसेस, ये सब ना शुरू किया जाए। और ये राज्य हैं असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। इन 4 राज्यों ने साफ साफ ये कहा है केंद्र सरकार से कि लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और आगे बढ़ाया जाए, यानी कि लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया जाए, और साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की बात की जा रही है वो ना शुरू की जाए, क्योंकि उससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही अभी क्योंकि देश में टेस्टिंग की उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में ये
हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि जब 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी की बैठक हुई थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो तेलंगाना ने भी ये बात कही थी, तमिलनाडु ने भी ये बात कही थी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ना खोला जाए, उससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब एक तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कंटेनमेंट जोन के बाहर खासकर वो चल सकता है, और अंतर राज्य जो बसें हैं, यानी कि एक ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए जो बसेस हैं, रोडवेज बसेस, उनका संचालन शुरू हो सकता है। लो फ्लोर बसेस भी चल सकती हैं, लेकिन सिर्फ आधी सवारियों के साथ, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसका पालन करना होगा, और साथ ही एक सीट को छोड़ना होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो आज या कल कभी भी किसी भी वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन 4 को लेकर एडवाइजरी जारी की जा सकती है, और जिसके बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किन इलाकों में किस तरह की छूट मिल रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी शुरुआत अब हो सकती है। अब कोरोना वायरस से जुड़े जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देती हूं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के 50 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि हर रोज 3000 या 4000 मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और अब 82,000 के करीब देश में कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है। शुक्रवार आज सुबह 9 बजे तक देश में 2649 लोगों की मौत हो चुकी है, और संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 81,970 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 27,920 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट जो है वो अब लगातार बढ़ रही है, और अब वो 34% को पार कर गई है। 34.06% भारत में रिकवरी रेट है, यानी कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी तादाद इस दर से बढ़ रही है 34% की रेट से। राज्यों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर 27,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 27,524 मामले अब तक सामने आए हैं, जबकि 1,019 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद गुजरात आता है दूसरे नंबर पर। संक्रमण और मौत दोनों के मामलों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, और गुजरात में 9,500 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और 586 लोगों की मौत हो चुकी है। बसों का किराया बढ़ेगा या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो किराया है उसको बढ़ाया जाएगा। इसकी फिलहाल कोई उस तरीके से संकेत नहीं मिल रहे हैं। बस ये हो सकता है कि जो आप नकद में जो लेन देन करते हैं, यानी कि नकद में आप पैसे देते हैं और आपको कंडक्टर टिकट देता है, वो ना होके हो सकता है कि ई टिकट की जो व्यवस्था है वो शुरू की जाए। लेकिन किराया बढ़ाने का अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराया बढ़ाया जाएगा। ऐसा इसकी कोई गुंजाइश अभी तक नजर नहीं आई है, और इसका कोई संकेत भी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो ई टिकटिंग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे को जो नकद में बसों का किराया देते हैं वो ना किया जाए, जिससे संक्रमण को फैलने में उस पर लगाम लगाया जा सके। तो गुजरात के बाद अब बात करेंगे तमिलनाडु में भी 9,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 9,674 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, और 66 लोगों की मौत हो चुकी है। और तमिलनाडु के बाद राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में 8,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 8,895 मामले हो चुके हैं, और 115 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 4,688 कंफर्म मामले हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और मरने वालों की तादाद 125 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और यहां मरीजों की संख्या 3,931 हो गई है। बिहार में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिहार में लगातार जो नंबर है वो बढ़ रहा है। आज वहां पर 1,000 का आंकड़ा पार हो चुका है, और आज शाम 5 बजे तक बिहार में 1,012 मामले कुल हो चुके हैं कोरोना के चलते, और 7 लोगों की अब तक वहां मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 2,000 का आंकड़ा पार हो गया है। कर्नाटक में भी 1,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। पूरी दुनिया भर की अगर हम बात करें तो भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है, और
कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। 3,02,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है पूरी दुनिया में कोरोना के चलते, और करीब 45 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अमेरिका, और अमेरिका में 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के मामले 14 लाख से ज्यादा हैं। साथ ही दूसरे नंबर पर अगर हम देखें संक्रमण के हिसाब से, तो दूसरे नंबर पर है रशिया, और रशिया में 2,52,000 कुल मामले हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के, और 2,305 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर मौत के आंकड़ों को देखें तो दूसरे नंबर पर ब्रिटेन आता है, यानी कि संक्रमण और मौत के आंकड़ों में पहले नंबर पर अमेरिका है, संक्रमण में दूसरे नंबर पर रशिया है, तो मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते, और संक्रमण के 2,34,000 मामले सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वहां पर 46,869 मामले सामने आ चुके हैं, और इनमें से 77% जो संक्रमित लोग हैं वो मक्का, रियाद, जिद्दा, मदीना और दम्माम में हैं। चीन से पिछले 24 घंटों में 15 नए मामले सामने आए, लेकिन इसमें चिंताजनक बात यह है कि चीन में जो 15 नए मामले सामने आए उनमें से 11 असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि वो लोग जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं देखा गया, कोई लक्षण नहीं पाया गया, लेकिन टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये माना जा रहा है, जैसा कि मैं लगातार कहती हूँ कि चीन में लगातार ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गई है, और चीन में जो कुल मामले हैं वो बढ़कर 82,933 हो गए हैं। ये जो मैं आंकड़े दे रही हूं सऊदी के या किसी भी अगर कंट्री के अगर मैं आंकड़े दे रही हूं किसी भी देश के, तो वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक है, और रॉयटर्स से और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से हम ये डेटा दिखाते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर मक्का में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, और दम्माम में भी कुछ मामले हैं, लेकिन हो सकता है कि कम हो। लेकिन कुल 77% जो मैंने आपको बताए हैं वो इन 4 शहरों से हैं जिनका मैंने जिक्र किया। तो ये सारे जितने भी आंकड़े होते हैं ये रॉयटर्स या जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक होते हैं, तो वहां पर उसके मुताबिक मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। लेकिन मक्का में सबसे ज्यादा प्रभावित वही है मक्का, और 77% मामले इन सारे शहरों से सामने आए हैं। इसके बाद चीन की हम बात कर रहे थे। चीन के बाद अब एक नजर डालते हैं कि कोरोना के मामले किस तरह बढ़े हैं पूरी दुनिया भर में। अगर हम उनको देखें तो 2 अप्रैल तक कोरोना संक्रमितों की जो संख्या थी वो 10 लाख थी पूरी दुनिया भर में, लेकिन उसके बाद महज 2 हफ्तों के अंदर जो कोरोना संक्रमितों की संख्या थी वो 20 लाख हो गई थी, यानी कि सिर्फ 2 हफ्तों में 10 लाख मामले बढ़ गए थे पूरी दुनिया में। और इसके बाद जो अगले 10 लाख संक्रमण के मामले बढ़े उनको बढ़ने में 2 सप्ताह से भी कम का वक्त लगा, और 28 अप्रैल तक पूरी दुनिया भर में 30 लाख मामले हो चुके थे, और 13 मई को पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो 40 लाख को पार कर गए थे। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं सऊदी अरब का, ये लेटेस्ट मैं आपको सिर्फ रॉयटर्स की तरफ से ये बता सकती हूं जो मैंने बताया है कि कुल 46,869 मामले सामने आए हैं, और 77% ये खुद आप बीबीसी की रिपोर्ट में भी आप ये देख सकते हैं, जिन्होंने भी मुझसे सऊदी का, सॉरी मैं आपका नाम थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है बोलने में, तो बीबीसी की रिपोर्ट में भी आप ये देख सकते हैं कि सऊदी का जो डेटा है उसमें 77% जो संक्रमित लोग हैं वो 5 शहरों से हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दम्माम में ज्यादा है, सबसे ज्यादा मक्का में ही है, उसके बाद रियाद, फिर जिद्दा, मदीना और दम्माम में भी हैं। दम्माम में भी मामले हैं, लेकिन कुल इन 5 शहरों से कुल जो सऊदी के जो कुल मामले हैं उनके 77% मामले इन 5 शहरों से हैं। तो ये रॉयटर्स और बीबीसी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा हम बताते हैं। तो बहुत ही रेयर होता है कि गलत हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत है तो मैं इनको क्रॉस चेक जरूर कर लूंगी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। मैंने आपको बताया कि किस तरह पूरी दुनिया भर में 45 लाख के करीब लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो भारत में 82,000 के करीब मामले पहुंच गए हैं। भारत में लगातार हर दिन
3000 से 4000 नए मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसकी तीसरी किश्त के बारे में आज जानकारी दी और बताया कि जो खेती किसानी है उनके लिए आज 10 बड़े कदम, माफ कीजिएगा 11 बड़े कदम जो हैं वो उठाए गए। उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो या मत्स्य पालन की बात हो, हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ावा देने की बात हो, तो 11 कदम जो है वो खेती किसानी के लिए उठाए गए हैं। 11 कदमों का ऐलान किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और साथ ही मैंने बताया कि प्रवासी मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है और लॉकडाउन 4 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको अनुमति मिल सकती है और ये माना जा रहा है, ये तय है कि राज्यों के पास ये अधिकार होगा कि वो ये तय करें कि कौन से इलाके हॉटस्पॉट इलाकों में आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बड़ी राहत के तौर पर उसको खोला जा सकता है। तो ये थे आज की 5 बड़ी खबरें। जो भी लोग जिन्होंने भी मुझसे सवाल किया या जिन्होंने भी इस लाइव पे जरूर करें, और साथ ही जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको अपना 1 मिनट का वीडियो भेजना है एशियाविल हिंदी को। इस वीडियो में आपको बताना है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं। जैसे कि आपको बताना है कि आप क्या क्रिएटिव से खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं। तो 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको एशियाविल हिंदी को भेजना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9003074655, 9003074655। ये एशियाविल हिंदी का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर 1 मिनट का वीडियो जरूर बनाकर भेजें। ये सारी खबरें आप एशियाविल हिंदी की वेबसाइट पर काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जो भी लोग, अगर आप कोरोना वायरस, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों का संकट या आर्थिक संकट जो है इससे जुड़ा अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई भी अपनी राय देना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो जरूर आप इस लाइव में करें। रोज शाम 6 बजे मैं लाइव लेकर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ पूरी दुनिया भर की जो 5 सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपका हर एक सवाल लेने की, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी होगी और आपको इस लाइव को शेयर जरूर करना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।